नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। लास्ट वीडियो में भी हमने इस बुक का एक चैप्टर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आज तक माइंड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो इस चैप्टर से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे चैप्टर का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है कि कैसे अपने पसंद के परिणाम पाएं। आजकल हर कोई अपने पसंद के परिणाम पाना चाहता है कि यदि वो जैसा सोचता है, जैसा समझता है, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो, ऐसा हर कोई व्यक्ति आज चाहता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार, मैं जो कुछ सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही क्यों मिलता है, उसका विपरीत ही मुझे मिलता है, मेरे साथ हमेशा क्यों अच्छा नहीं होता है, मेरे ही साथ लाइफ में क्यों बुरा होता है, मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ कोई भी काम बिगड़ क्यों जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक की जो शुरुआत है वो लेखक करते हैं असफलता के मुख्य कारण से। इसमें लेखक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि असफलता आती है तो उसका मुख्य कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं जान लेता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और फिर वो चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही प्रयत्न कर ले, लेकिन उसकी जो प्रार्थना है वो कभी स्वीकार नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। मान लो, अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा या फिर कोई बिजनेस रन करने का सोचा, लेकिन आप उसको लेके कंफ्यूज हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और मेरे पास क्लाइंट आए, कस्टमर आए या नहीं आए, बाद में क्या होगा, कभी बिजनेस नहीं चला तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में आते हैं और इसी की वजह से आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रार्थना तो करते हो, हर दिन सोचते बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी प्रार्थना की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन वही अगर जब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता होती है, जब आप उसकी कार्यशैली को जान लेते हो, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर आप उसका उपयोग अपने किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। फिर वो चाहे बिजनेस को ग्रोथ करना हो या फिर पर्सनल ग्रोथ करनी हो या फिर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कार्यशैली होती कैसी है हमारे मस्तिष्क की। तो चलो इसे समझते हैं। तो इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है और उसमें वह मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ऊर्जा का प्रयोग करके आपके उस विचार को पूरा करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, अब इसमें मस्तिष्क जो है वो दोनों ही विचारों को पूरा करता है, फिर चाहे वह विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक हो। यदि आप किसी नकारात्मक विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वह उस पर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कार्य करके उस विचार को पूरा करता है, और वहीं आप एक सकारात्मक विचार देते हो तो उस पर भी मस्तिष्क इसी तरह से कार्य करता है। यदि आप नकारात्मक विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो उसके जो परिणाम हैं वो क्या होगी, कठिनाइयाँ होंगी, असफलता होंगी और बहुत सारी उलझनें भी हो सकती है। और इसी के साथ यदि आप अपने मस्तिष्क को एक सकारात्मक विचार सौंपते हैं तो वह उस पर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कार्य करके आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे कि आपको एक सही मार्गदर्शन देता है, आपको स्वतंत्रता देता है और इसी के साथ साथ आपको मानसिक शांति देता है और आखिर में आपको सफलता तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, इस बात से स्पष्ट होता है कि यदि आप असफलता पर काबू पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मस्तिष्क की कार्यशैली को समझें और उसके बाद आप उसे सकारात्मक विचारों से भरें, ताकि आपके जो सकारात्मक विचार हैं वो सबकॉन्शियस तक जाके सबकॉन्शियस उस पर कार्य करके आपको पूरी तरह से सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करे और आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाए। इसके बाद लेखक बताते हैं कि यदि आपको आपकी प्रार्थना स्वीकार करवानी है तो आपकी प्रार्थना सत्य हो या फिर झूठी हो, लेकिन उसमें जो विश्वास होता है उसी के साथ प्रार्थना पूरी होती है। यदि आपकी प्रार्थना कितनी ही अच्छी हो लेकिन आप उसे पूरे विश्वास के साथ नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई डाउट आपका रहता है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कह देते हो
या बोल देते हो जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना अधूरी हो जाती है, और फिर आप कितनी ही कोशिश कर लो उस प्रार्थना की प्रतिक्रिया या उस प्रार्थना का उत्तर कभी भी आपको नहीं मिलता है। इसीलिए आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ प्रार्थना करें और महसूस करें कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको मिल चुका है और वो आपके पास है। ऐसा अनुभव करके पूर्ण विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करनी है, तो इसका उत्तर आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। जब आप आपकी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार कर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी ले लेता है और उस पर कार्य करना चालू कर देता है। दोस्तों, इसमें लेखक ये भी बताते हैं कि यदि आप आपके मन से कोई भी कार्य जबरदस्ती करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको हमेशा असफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि आपका मन जो है वो जोर देने पर नहीं बल्कि विश्वास और आपकी मन की स्वीकृति पर कार्य करता है। इसीलिए आपको मन पर जोर नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं और बार बार ये चीज़ें करते हैं फिर भी आपको जो है सफलता कभी भी हाथ नहीं लगेंगी। दोस्तों, इसके बाद लेखक बताते हैं कि यदि आप कहते हैं कि मैं तो पिछड़ रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं हमेशा से ही पीछे रह जाता हूँ, मेरे साथ कुछ भी बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा। जब ऐसे बहुत सारे विचार आप आपके अवचेतन मस्तिष्क तक भेजते हो तो आपका अवचेतन मन इस विचारों की कोई भी स्वीकृति नहीं देता है। इसमें लेखक उदाहरण भी देते हैं कि मानो यदि आप किसी टैक्सी में बैठे हो, ड्राइवर के साइड में हो और आप ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर ही कम से कम 10 दिशाओं का ज्ञान दे रहे हो कि मुझे इधर नहीं इधर जाना है, मुझे पूर्व नहीं पश्चिम जाना है, पश्चिम नहीं उत्तर जाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ड्राइवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, और हो सकता है कि वो आपको गाड़ी से नीचे उतार दे। तो इसी तरह हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी कार्य करता है। यदि आप उसे बहुत सारे ऐसे विचार देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे काम किस पर करना है और किस विचार को मुझे पूरा करना है। तो इस वजह से आपको जो है आपके विचार को पूरी तरह से स्पष्ट रखना है ताकि आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को स्वीकार कर उस पर कार्य करना शुरू करे। मान लीजिए आपको कोई विकट समस्या है तो आपके अवचेतन के पास उसका भी हल है, लेकिन आपको सबसे पहले उस समस्या का पता लगाना होगा कि आखिरकार समस्या क्या है। और जब आप उस समस्या को जान लेते हैं तो उसके बाद में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समस्या का हल आपको निकाल के देता है। लेकिन आपके विचार जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, आपकी समस्या का पता आपको स्पष्ट रूप से लगना चाहिए। और जैसे ही आप अपनी समस्या का पता लगा लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस समस्या का हल आपको निकाल कर देता है। दोस्तों, इसमें लेखक बताते हैं कि जब आप अपने चेतन मन के द्वारा किसी एक निश्चित और स्पष्ट निर्णय पर पहुंच जाते हैं तब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है और उस विचार पर या उस स्पष्ट निर्णय पर पूरी तरह से कार्य करने में लग जाता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, इसके बाद लेखक एक कहानी बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं। एक मकान मालिक के घर एक मैकेनिक आता है। मकान मालिक के यहाँ उसका एसी खराब हो जाता है तो एसी रिपेयर करने के लिए वहाँ एक मैकेनिक आता है। तो मैकेनिक एसी रिपेयर करके ठीक कर देता है और उसके चार्ज बताता है 8,000 रुपये। तो मकान मालिक हैरान हो जाता है कि आखिर तुम 8,000 रुपये किस बात के ले रहे हो। तो मैकेनिक कहता है कि सर, इसका पार्ट खराब था जिसकी वैल्यू 2,000 रुपये थी जो कि मैंने बदल दिया है। तो मकान मालिक कहता है कि पार्ट की प्राइस तो 2,000 रुपये है, तो फिर तुम 6,000 रुपये किस बात के ले रहे हो। तो मैकेनिक कहता है कि मुझे इस बात को पता करने के लिए बहुत समय लगा है कि मुझे कौन सा पार्ट बदलना है और किस पार्ट में क्या खराबी है। इस चीज़ को पता करने की ही मैंने आपसे 6,000 रुपये लिए हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पता होती तो आप ही वो पार्ट ओपन करके उसको चेंज कर देते। तब मकान मालिक चुप हो जाता है और उसे 8,000 रुपये दे देता है। तो लेखक बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क भी एक मैकेनिक है। उसे सब कुछ पता है, वो आपके हर अंग का ज्ञाता है। उसे सब पता है कि किन अंगों का कौन सा कार्य है और किन क्रियाकलापों के द्वारा किसी भी शरीर की किसी भी समस्या को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। यदि आप आपके अवचेतन मस्तिष्क को एक स्वस्थ शरीर की आज्ञा देते हैं और स्पष्ट रूप और पूर्ण विश्वास के साथ देते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर कार्य करना शुरू कर देता है और उसके लिए आपको धैर्य की और निश्चितता की आवश्यकता होती है। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ एक निश्चित निर्णय ले लेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके उस विचार को पूरा कर देगा। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको कोई परिणाम देता है, चाहे आप बीमार हो और उसके बाद स्वस्थ हुए हो, तो अपने स्वस्थ होने की खुशी जाहिर करें,
अपनी प्रसन्नता को महसूस करें, चाहे वह फिर शरीर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या फिर किसी भी समस्या का हल हो। यदि आपको कोई भी समस्या का हल मिल जाता है तो उसकी प्रसन्नता जाहिर करें और इस मस्तिष्क को आभार व्यक्त करना ना भूलें। और जब भी आप आपकी समस्या का हल मिलने पे आपकी प्रसन्नता जाहिर करते हैं तो वो जो फीलिंग होती है वो आपके अवचेतन मस्तिष्क के क्रियाकलापों को और भी ज़्यादा तेज बनाती है, जिसकी वजह से आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है अगले विचारों के लिए। दोस्तों, इसके बाद लेखक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि जब भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं तब आप अपनी किसी भी विरोधी का या अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करें। तो इसमें लेखक का कहना है कि जब भी आपके मन के अंदर कोई भी विचार आता है तब आप अपना विरोधी, मतलब उस विचार का कोई भी विरोधी हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई सकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आते हैं। तो आपको वो आपके विरोधी है उन पर ध्यान नहीं देना है और ना ही आपको विचार करते समय आपके विरोधी के बारे में सोचना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो इस पर्सन से बहुत आगे बढ़ना है, मुझे इस व्यक्ति से बहुत आगे निकलना है, तो उसका विरोध करते हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप अगर इस तरह से विचार को मन में डालते हैं, किसी की तुलना करते हुए, किसी का विरोध करते हुए आप किसी विचार को मन में डालते हैं तो वो विचार सफल नहीं हो पाता। और इसी के साथ साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति का भी प्रयोग इसमें नहीं करना है। आपको एकदम सरल भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ आपको कल्पना करनी है आपके विचार को लेकर। आपका विचार चाहे जो भी हो, फिर आपको कोई बिजनेस बढ़ाना हो या फिर सेल्फ ग्रोथ करनी हो या फिर स्वस्थ शरीर पाना हो, तो उसकी कल्पना आपको करनी है, उसका एक विचार आपको लाना है और विचार और कल्पना का मेल करके आपको उसके रिजल्ट का अनुभव करना है। यदि आपने बोला है यूनिवर्स से या फिर अपने अवचेतन मन से कि मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए, मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो ये जब विचार आप अपने मस्तिष्क में लाते हैं तो आपको इसकी कल्पना भी करनी है। आपको देखना है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको कल्पना में, इमेजिनेशन में आपको पूरी तरह से स्वस्थ देखना है। और जब आप इसका अनुभव करेंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे, और जब आप खुशी महसूस करेंगे तो आपको विश्वास आएगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जब आपको विश्वास आ जाता है तो आपका अवचेतन मन उस विचार पर पूर्ण रूप से कार्य करके उस विचार का परिणाम आपको सफलतापूर्वक देता है। तो इसलिए आपको विचार स्पष्ट रखना है, आपकी जो कल्पना है और विचार है दोनों में मेल रखना है, और उसी के साथ साथ परिणाम का अनुभव करके, खुशी जाहिर करके अवचेतन मन को विचार स्पष्ट कराना है। जब भी आप अपने विचार के साथ आपकी कल्पना का मेल करेंगे तो बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आपके अंदर आएंगे। आपकी बुद्धि भी इसमें कहीं ना कहीं आपको रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको एक सरल बच्चे की तरह व्यवहार करना है। सोचिए कि यदि जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप किस तरह से अनुभव करेंगे। आपकी जो तीव्र इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तो आपकी जो फीलिंग्स है वो कैसी होंगी। तो परिणाम के बारे में सोचें और परिणाम की कल्पना करें और देखें कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा को पूरा कर देता है। इसी के साथ लेखक बताते हैं कि किसी भी विचार को विश्वास के साथ कहना, मतलब कि उस विचार के परिणाम को आपको स्वीकार करना है। जब आप किसी भी विचार को मान लेते हैं कि हमारा विचार पूरा हो चुका है और आप उसे सत्य की तरह स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और आप उसके परिणाम में जीने लगते हैं, तो आपका जो विचार है वो अवश्य ही पूरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद लेखक बात करते हैं प्रार्थना में सफलता पाने के चरणों की। तो इसमें लेखक ने 3 चरणों की बात कही है। तो इसमें लेखक बताते हैं पहला चरण कि आपको आपकी समस्या के ऊपर नजर डालना है। दूसरा चरण है उस समस्या के हल की ओर जाए, उससे बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर जाए, जिसका हल केवल और केवल आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास है। इसके बाद तीसरा लेखक बताते हैं कि समस्या हल होने के गहरे अनुभव के साथ निश्चिंत हो जाए। आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपकी जो समस्या का हल है वो मिल चुका है और आपकी समस्या पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है और इसका हल आपको मिल गया है। इसी अनुभव के साथ आपको क्या होना है, निश्चिंत हो जाना है। तो इस प्रकार से लेखक ने इसमें अपनी प्रार्थना के सफल होने के 3 चरण बताए गए हैं। यदि आप बीमार हैं और आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप प्रार्थना में ऐसा कभी न कहें कि काश मैं ठीक हो जाता, काश सब अच्छा हो जाता, मुझे उम्मीद है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग ना करके इसी के बजाय आपको कहना है कि यह समस्या भी खत्म हो जाएगी, और इसी निश्चितता के साथ आपको जो समस्या खत्म होने के बाद जो खुशी मिलने वाली है उस खुशी का अनुभव करें। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसी को सही मान लेगा और इसे स्वीकार करके इस पर काम करना शुरू करेगा और आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना देगा। दोस्तों, अब लेखक बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर
कि जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं और कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में आता है, जब आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन परिणाम उसके विपरीत क्यों मिलते हैं, परिणाम हमेशा उल्टे क्यों मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि मुझे परिणाम हमेशा गलत ही मिलते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ उसके उल्टे ही परिणाम मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई प्रार्थना आप करते हैं, माना आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं हर दिन बहुत अच्छी इनकम कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ आपके मन में डर भी है कि कभी मेरा बिजनेस अचानक से गिर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी बिजनेस ग्रोथ अचानक से बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा। या फिर आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आप हर दिन ये विचार कहते भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप कभी कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, हमेशा मेरे शरीर में ऐसा होता ही क्यों है, मेरे साथ कुछ ना कुछ समस्या चलती ही क्यों है। अब आप हर दिन प्रार्थना में कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि आप बीमार हैं, आपका कुछ न कुछ शरीर में चल ही रहा है, कभी घुटना दर्द हो रहा है, कभी कंधा दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, आपका मन दर्द में है। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि प्रार्थना के साथ बहुत से लोग हैं कि सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कल्पना में देखते हैं कि उनका बिजनेस गिर गया। बहुत सारे लोग सोचते तो है कि स्वस्थ रहना है, लेकिन कल्पना में क्या देखते हैं, वो अपने आप को बीमार देखते हैं। और जैसी इमेजिनेशन वो बनाते हैं उसके अनुसार उनको जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उससे विपरीत ही रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना जो होती है वो कल्पना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिखने, पढ़ने और बोलने के बजाय आपकी जो इमेज बनती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपका अवचेतन मन उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि आप बोल तो रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आप कल्पना में देख रहे हैं कि आप बीमार हैं, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हो रही है। आपका कभी पीठ में दर्द हो रहा है, तो कभी आपका चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आपकी नीस में प्रॉब्लम है। तो ये कल्पना आप आपके विचार में देखते हैं, लेकिन आप एफर्मेशंस में कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन इमेजिनेशन में देखते हैं कि आप बीमार हैं। तो जब ये दोनों का मेल नहीं हो पाता है तो आपका मस्तिष्क जो है इमेजिनेशन वाली तस्वीर को क्या करता है, जल्दी पूरा करता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए कि एक लोहे की चौड़ी पट्टी ले, एक पटरा ले लोहे का चौड़ा, और ज़मीन पर रख दे और उस व्यक्ति को कहे कि तुम्हें इस पर से चलना है, तो वह व्यक्ति आसानी से बिना कुछ सोचे उस पटरे पर से चल लेगा। उसी के साथ यदि 20-20 फुट की दो ऊंची दीवारों के बीच यदि उस लोहे की पटरी को रख दिया जाए और फिर यदि उस व्यक्ति को बोला जाए कि अब तुम इस पर से चलो, तो क्या वो व्यक्ति चल पाएगा? जब उस व्यक्ति से यह कहा जाए तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि इतने ऊंचाई से तो गिर जाऊंगा मैं, इतने ऊंचाई पर मैं चल ही नहीं सकता, अगर मैं गिर गया, मुझे लग गई तो फिर क्या होगा। तो उसके मन में विरोधी विचार आने लगे कि इस पटरी पर से तो मैं गिर भी सकता हूँ, मैं गिर जाऊंगा। और उस विचारों के साथ वो कल्पना भी आने लगी। वो अपने आप को उस पर से गिरता हुआ देख रहा है, अपने आप को चोट खाता हुआ देख रहा है। तो जब भी वो चलने की सोच रहा है, उसी के विपरीत उसके विरोधी विचार भी आ रहे हैं और उसकी इमेजिनेशन उसे पहले आ रही है। अब क्या होगा कि अब आप सोच तो रहे हैं कि मुझे चलना है, लेकिन आपका जो विरोधी विचार है वो आप तस्वीर में बदल गया है। वो तस्वीर देख रहा है कि आप उस पे से गिर भी सकते हो, आपको चोट भी आ सकती है। अब आपका अवचेतन मन उस पटरी पर चलने के बजाय आपके गिरने पर ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कल्पना में वो तस्वीर बना दी कि आप गिरता हुआ देख रहे हो, और अवचेतन मन तस्वीर को ज़्यादा यकीन मानकर उस पर कार्य कर देगा और आपको जो रिजल्ट है वो उल्टा मिलेगा। दोस्तों, इसे हम ऐसा समझते हैं कि यदि आपको मैं कोई कहानी बताऊँ, मैं बोलकर बताऊँ, लिखकर बताऊँ, तो आपको वो कहानी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसी कहानी की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ या फिर कोई चलचित्र, कोई वीडियो आपको दिखाऊँ जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी जाए, तो आप उस वीडियो वाली चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे, आप इमेज वाली चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे और उसमें आपको ज़्यादा बेहतर और स्पष्ट समझ आएगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है और लिखता है तो उससे काम नहीं चलता। वो बोलता और लिखता तो अच्छा है, लेकिन वो कल्पना गलत करता है, और जब आपकी कल्पना और सोच में मेल नहीं बनेगा तो आपका जो रिजल्ट है वो उल्टा ही आएगा। यदि आप कहते हैं आप स्वस्थ हैं, तो आपको उसकी इमेज भी बनानी है स्वस्थ। यदि आप सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो आपको सबसे पहले कल्पना भी करनी पड़ेगी कि आप अमीर हैं। आपको अमीर व्यक्ति की इमेज आपके मन में लानी पड़ेगी, आपको अमीर बनता हुआ देखना पड़ेगा, तभी आपका विचार और आपकी कल्पना दोनों मिलकर
स्पष्ट हो जाएंगे कि अवचेतन मस्तिष्क को एक ही कार्य दिया गया है और वो है अमीर होने का। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके विचार और कल्पना दोनों को मिलाकर स्पष्ट हो जाएगा कि बात अमीर होने की चली है और वो इस विचार पर काम करना शुरू कर देगा। बहुत से लोग करते क्या है कि प्रार्थना में तो सब कुछ अच्छा बोलते हैं और एफर्मेशंस में भी सब कुछ अच्छा बोलते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन जब विजुअलाइजेशन की बारी आती है, जब वो विजुअल्स देखना शुरू करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में वो तस्वीर स्पष्ट ही नहीं होती है जो वो प्रार्थना में कह रहे हैं, जिस वजह से उनकी प्रार्थना कितनी ही हो जाए, कितनी ही प्रार्थना वो कर ले, लेकिन उसका जो उत्तर है वो नहीं मिलता है। और इसी प्रकार आपका मस्तिष्क, आपकी जो इमेज बनती है, जो विजुअलाइजेशन जो मस्तिष्क आपका देखता है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपका विचार, आपकी प्रार्थना और आपकी जो इमेजिनेशन है, जो विजुअलाइज आप कर रहे हो, उन तीनों में मेल होना चाहिए। और जब ये मेल बन जाता है तो आपका सबकॉन्शियस आपके सिर्फ एक ही विचार पर कार्य करना शुरू करता है।